गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। पिंकी चौधरी, निर्मला चौधरी, यस सोनू मैम। जाको मावत। हाँ सोनू कुमारी रह गए बेटा। सोनू कुमारी, दीक्षा, मीनू कुमारी बैरवा, प्रिया प्रिया, और निर्मला चौधरी प्रिया, निर्मला चौधरी प्रिया। वंशी, निर्मला चौधरी प्रिया। निधि और निर्मला चौधरी। निधि, my God. हाँ बेटा, आज अपन बात करते हैं इकोसिस्टम की, पारिस्थितिक तंत्र की।
अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, सजीव एवं निर्जीव दोनों ही प्रकार की इकाइयां प्रकृति के आधारभूत घटक हैं। निर्जीव घटक से तात्पर्य विभिन्न पदार्थों तथा अनेक भौतिक अवस्थाओं एवं रासायनिक पदार्थों से है। ठीक है, इनको एडमिट कर रही हूँ भी, निर्मला चौधरी, सीमा चौधरी, अस्मा। तो बेटा, विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी तथा प्रकाश तीव्रता मीन्स लाइट इंटेंसिटी इत्यादि वातावरणीय परिस्थितियां एवं रासायनिक पदार्थ जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज एवं जैव कार्बनिक पदार्थ सम्मिलित किए जा सकते हैं। सभी प्रकार के प्राणी एवं पेड़ पौधे सजीव जगत के दो आधारभूत घटक हैं। बेटा, वैज्ञानिक भाषा में प्रकृति को इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र का गठन सबसे पहले ए.जी. टेंसले के द्वारा 1935 में किया गया था। फोर्ब्स FORBES द्वारा किए गए झीलों के अध्ययन में एक झील को एक सूक्ष्म विश्व माइक्रोकॉस्म के समकक्ष इकाई माना गया है। रूस के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों जैसे कि डॉक्यूशेव एवं सुकाशेव ने इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को बायोजियोसिनोसिस नाम दिया। तो इकोसिस्टम का एक नाम क्या है? बायोजियोसिनोसिस। ये नाम किसने दिया था? रूस के वैज्ञानिक थे सुकाशेव, उन्होंने दिया था। इसी प्रकार फिर आए फ्रेडरिक्स ने इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को होलोसीन नाम दिया, HOLOCOEN। फिर थिनेमैन ने इकोसिस्टम को बायोसिस्टम नाम दिया। लेकिन इन सभी नामों में आजकल इकोसिस्टम का उपयोग ही सर्वप्रचलित है, इसे विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है। तो मैंने क्या बताया कि इकोसिस्टम का सबसे पहले गठन टांसले के द्वारा 1935 में किया गया। रूस के, रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने जैसे कि डॉक्यूशेव एवं सुकाशेव ने क्या किया बेटा? सुकाशेव ने इकोसिस्टम को बायोजियोसिनोसिस नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोजियोसिनोसिस। फिर फ्रेडरिक्स ने इकोसिस्टम का नाम दिया होलोसीन। क्या दिया? होलोसीन। फिर थिनेमैन आए, उन्होंने इकोसिस्टम को बायोसिस्टम नाम। तो इको शब्द का उपयोग पर्यावरण के लिए तथा तंत्र या सिस्टम शब्द का उपयोग विभिन्न कारकों का पारस्परिक प्रभाव एवं इनके संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट, कार्यशील इकाई के तौर पर निरूपित होता है। बेटा, अपन बात करते हैं कि बायोस्फीयर, जैवमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह टुकड़ा में एक प्रारूपिक पारिस्थितिक तंत्र कार्यशील रहता है, जैसे जमीन का टुकड़ा, हवा या जल जिसमें सजीव इकाइयां पाई जाती हैं, उसे जैवमंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब पृथ्वी का वह टुकड़ा जिसमें एक प्रारूपिक इकोसिस्टम,
फंक्शनल रहता है, जैसे जमीन का टुकड़ा, हवा या जल जिसमें सजीव इकाइयां पाई जाती हैं, उसे जैव मंडल बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस बायोस्फीयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वर्नेड स्की के द्वारा किया गया। कोले ने कोले ने ऐसे भूभाग के लिए इकोस्फीयर पारिस्थितिक मंडल शब्द का उपयोग किया। तो कोले के अनुसार समूची पृथ्वी को एक लार्ज इकोसिस्टम कहा जा सकता है। तो कोले ने क्या कहा कि जो पूरी पृथ्वी है उसको एक बृहद पारिस्थितिक मंडल कहा जा सकता है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी एक विशाल इकोसिस्टम है जिसमें उपस्थित जैव एवं अजैव घटक निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी के विशाल जीव मंडल में अनेक इकोसिस्टम संचालित होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र हैं जो कि पृथ्वी पर संचालित होते हैं। एक तो है मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक घास के मैदान, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, झीलें, तालाब एवं महासागर इत्यादि। इसके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का आकार एक छोटे तालाब से लेकर महासागर तथा एक खेत से लेकर बड़े सघन वन डेंस फॉरेस्ट का हो सकता है। इसकी आकृति में अनेक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अंजलि सोनी आ गई है, इनको एडमिट कर देती हूँ। फिर भी कोई भी इकोसिस्टम अपने में परिपूर्ण नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अन्य पारिस्थितिक तंत्रों से इसके संबंध परिलक्षित होते हैं। तो ये तो रही बेटा इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात। अब मैं आपको बताती हूँ ओडम ने इकोसिस्टम को कैसे परिभाषित किया था। तो ओडम के अनुसार इकोसिस्टम ऐसी यूनिट जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव सम्मिलित हों, वह अपने भौतिक वातावरण से पारस्परिक क्रिया करते हों, जिसमें नियमित ऊर्जा प्रवाह, स्पष्ट पोषण संरचना, पदार्थों का परिचक्रण एवं जैव विविधता पाई जाए, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम? मैम एक बार रिपीट कर दो ना इसे। अच्छा बेटा रिपीट करती हूँ। ओडम के अनुसार, ओडम ने क्या बताया बेटा, ऐसी इकाई जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव सम्मिलित हों, वे अपने भौतिक वातावरण से पारस्परिक क्रिया करते हों, जिसमें नियमित ऊर्जा प्रवाह, स्पष्ट पोषण संरचना, पदार्थों का परिचक्रण एवं जैव विविधता पाई जाए, उसे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। अब अपन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। तो ओडम के अनुसार एक प्रारूपिक इकोसिस्टम की संरचना में 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 घटक होते हैं। अब पहले देखते हैं ये 6 घटक कौन कौन से हैं। पहला है अकार्बनिक पदार्थ, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तीसरा है जलवायु, क्लाइमेट।
और चौथा है उत्पादक, जिसे आप प्रोड्यूसर्स कहते हो। पांचवा क्या है? बृहत या गुरु उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर्स। और छठा क्या है? सूक्ष्म उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर्स। अब जो पहले तीन बताए, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ व जलवायु, ये अजैव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से इंक्लूड है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थ व जलवायु। और बाकी के जो तीन हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स गुरु उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर्स सूक्ष्म उपभोक्ता, ये तीन सजीव या जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो अपन देखते हैं इकोसिस्टम से की संरचना से। इकोसिस्टम की संरचना से हमारा तात्पर्य किससे है? इसके सजीव समुदायों का संगठन, अर्थात इसमें उपस्थित विभिन्न जंतु एवं पादप प्रजातियां, उनकी संख्या, वितरण व जैव भार, बायोमास से है। दूसरा, अजैव घटक पदार्थों की मात्रा एवं वितरण, जैसे पोषक तत्व इत्यादि। तीसरा है जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो जैसे कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, टेम्परेचर, तापमान, प्रकाश तीव्रता, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी इत्यादि। तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों का अर्थ उसके जैविक एवं अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रियाओं, ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक पदार्थों का परिसंचरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में दो मेन कंपोनेंट्स, दो प्रमुख घटक विद्यमान होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसे आप जैवीय घटक कहते हो। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसे आप अजैवीय घटक कहते हैं। अब अपन बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र के जैवीय घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को बायोटिक कंपोनेंट्स में, जैविक घटकों में सम्मिलित किया गया है। किसी भी इकोसिस्टम में पौधों एवं जंतुओं के समुदाय साथ साथ रहते हैं। ये सभी जीव आपस में किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैवीय घटकों, बायोटिक कंपोनेंट्स की पोषण गतिकी, न्यूट्रिएंट डायनामिक्स संबंधी अवधारणा लिंडेमैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया या इकोसिस्टम की कार्यशैली के आधार पर इन जैविक घटकों को भी दो वर्ग में बांटा जा सकता है। मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स जिसकी अपन अभी बात कर रहे हैं, उनको भी दो अन्य वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है बेटा ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स, जिसको आप कहते हो स्वपोषी या उत्पादक। और दूसरा अपन बात करेंगे हेट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स, विषमपोषी या उपभोक्ता। तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स की, स्वपोषी और उत्पादक की। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित वह सजीव सदस्य जो सरल
अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी कहलाते हैं। तो वह स्वपोषी या ये स्वपोषी जीव इस प्रकार अपने पोषण के लिए स्वयं भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स किसे कहेंगे? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं का भोजन बनाने की प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं का भोजन बनाने की अनूठी क्षमता क्लोरोफिल युक्त हरे पौधों तथा विशेष प्रकार के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के स्वपोषी घटक सदस्यों को उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि स्वपोषी हरे पौधे भोजन का संश्लेषण कर को संचित करते हैं। बेटा किसी बातचीत की आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर लो। मैं वापस बोल रही हूँ बेटा, फिर आ गई ये, इसको अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, किसकी आ रही है बेटा? किसकी आवाज आ रही है? अनम्यूट करो। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक सदस्यों उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि स्वपोषी हरे पौधे भोजन का संश्लेषण कर भोज्य पदार्थों को संचित करते हैं। यह संचित खाद्य पदार्थ ही विभिन्न प्रकार के सजीवों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन हेतु प्रयुक्त होता है। जमीन पर उगने वाले सभी पौधे एवं जलीय माध्यम जैसे कि जलाशय, नदियों व समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जलोद्भिद, पादप शैवाल एवं सूक्ष्म प्लावक फाइटोप्लैंक्टन्स को प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन सभी हरे स्वपोषी पौधों को ऊर्जा के दृष्टिकोण से उत्पादक कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण नहीं कर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। स्वपोषी उत्पादक पौधे प्रकाशीय ऊर्जा दैट इज रेडिएंट एनर्जी को जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में जटिल रासायनिक स्थितिज ऊर्जा कॉम्प्लेक्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब है जो ऑटोट्रॉफ्स है, स्वपोषी उत्पादक पौधे हैं, वो रेडिएंट एनर्जी को जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। अब कॉरमोंडी के अनुसार इनको उत्पादक की बजाय कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स परिवर्तक कहा जाता है। मतलब इन प्रोड्यूसर्स को, मतलब उत्पादकों को, स्वपोषियों को कॉरमोंडी ने क्या बताया कि कॉरमोंडी ने कहा कि इन प्रोड्यूसर्स की बजाय, इन्हें प्रोड्यूसर्स की बजाय कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स मीन्स परिवर्तक कहा गया है। अब अपन बात करते हैं, ये तो थी ऑटोट्रॉफ्स की बात, स्वपोषियों की बात। अब विषमपोषी या उपभोक्ता मीन्स हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स की बात। तो किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले वे जीवधारी सदस्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
उत्पादक सदस्यों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं, अर्थात इनमें स्वयं भोजन निर्माण की क्षमता नहीं पाई जाती है। अतः इस प्रकार के सजीवों को परपोषी या विषमपोषी घटक के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स में वे जीवधारी आते हैं जिनमें स्वयं भोजन निर्माण करने की क्षमता नहीं होती। तो विषमपोषी सजीव उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता कहा गया है। परपोषी या उपभोक्ता हेटरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स को फिर से दो उप श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो बेटा मैक्रो कंज्यूमर्स, गुरु उपभोक्ता। तो अपन पहले इसकी बात करते हैं, फिर करेंगे माइक्रो कंज्यूमर्स। तो मैं बात कर रही हूँ मैक्रो कंज्यूमर्स, गुरु उपभोक्ता की। तो ये गुरु उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर्स सजीव हेलो मैम। का भोजन जीवित। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम मेरे प्रेजेंट लगा देना। लगा देंगे। मैं चंदा बोल रहे हो क्या? हाँ मैम। हाँ बेटा ठीक है, लगा दी। अब सुनना बेटा, वापस रिपीट कर रही हूँ, मैक्रो कंज्यूमर्स गुरु उपभोक्ता। ठीक है, तो यह उपभोक्ता मतलब गुरु उपभोक्ता सजीव, ये उपभोक्ता सजीव अपना भोजन जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इनको भक्षक पोषी फेगोट्रॉफ्स भी कहते हैं। मतलब मैक्रो कंज्यूमर्स को भक्षक पोषी फेगोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ता सजीव अपना भोजन जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता भोजन को ग्रहण कर अपने शरीर के भीतर इसका पाचन करते हैं। शाकाहारी जंतु अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि जंगल में रहने वाले हिरन व खरगोश भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। शेर अपने भोजन के लिए हिरन का शिकार करता है। हिरन तथा शेर दोनों ही उपभोक्ता हैं, लेकिन इनकी श्रेणियां, किनकी? शेर की व हिरन की श्रेणियां अलग अलग हैं। इस प्रकार मैक्रो कंज्यूमर्स को, गुरु उपभोक्ताओं को भी 3 श्रेणियों में रखा गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। दूसरा है कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तीसरा है कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये शाकाहारी जंतु होते हैं, अतः भोजन की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों अर्थात केवल उत्पादकों पर ही निर्भर करते हैं। हेलो। जैसे कि खरगोश, गाय, बफेलो, बकरी, घोड़ा, चूहा, हिरन, कीट इत्यादि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सामान्य शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। बेटा बीच में तो हाँ बोलो बेटा, बीच में मत बोला करो। अपन 5 मिनट रख लिया करेंगे बेटा, फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो, अब तो बोल दो। हाँ बोलो बेटा। मैम वो आवाज सही से नहीं आती है, क्लियर नहीं आती, तो आप ना नोट्स भेज दिया करो, हम वो भी पढ़ लेंगे।
अच्छा नोट्स में भेज दूंगी बेटा। आप YouTube पे भी देखो इसको, YouTube पे भी मैं चैनल दे रही हूँ और इस पे भी देखना। YouTube पे मेरा हर वीडियो जा रहा है तो देखना बेटा, और नोट्स भी भेज दूंगी। ठीक है, मैं वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी जंतु होते हैं। अतः भोजन की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों अर्थात केवल उत्पादकों पर ही निर्भर करते हैं, जैसे कि रैबिट खरगोश, गाय, भैंस, बफेलो, बकरी, घोड़ा, चूहा, हिरन एवं कीट इत्यादि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सामान्य शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तालाबों एवं समुद्रों तथा अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रोटोजोअन्स, क्रस्टेशियंस एवं मॉलस्क जंतु प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्यशील रहते हैं। तो एल्टन के अनुसार इकोसिस्टम में विद्यमान इन शाकाहारी उपभोक्ताओं को कुंजी उद्योग प्राणी की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहा गया है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्राणियों का जीवन इन शाकाहारी जंतुओं पर ही निर्भर करता है। तो एल्टन ने इकोसिस्टम में विद्यमान शाकाहारी उपभोक्ताओं को क्या कहा कि इंडस्ट्री एनिमल्स कहा। अब है अपना कंज्यूमर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। इसकी बात करके अपन एंड कर देंगे मीटिंग को। तो ये जंतु या द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्रथम श्रेणी के शाकाहारी उपभोक्ता प्राणियों से प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी, कार्निवोर्स या सर्वभक्षी